हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा ये लेक्चर नंबर थर्ड है। लेक्चर नंबर थर्ड है और इसमें हम लोग मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल का जो है पार्ट नंबर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट आ चुका था जिसमें हम लोग नेचुरल पार्ट तक डिस्कस कर चुके थे, नेचुरल मेथड तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे सेकंड केमिकल मेथड के बारे में। ठीक है, आइए केमिकल मेथड में देखेंगे। उसमें हम लोगों ने देखा था नेचुरल और बैरियर मेथड देख लिया था। अब हम बात करेंगे केमिकल मेथड के बारे में। दीज आर कॉन्ट्रासेप्टिव्स विच कंटेन स्पर्मिसाइडल। स्पर्मिसाइडल मतलब क्या? स्पर्म को मार देने वाला। ठीक है ना, स्पर्म को मार देने वाला जो केमिकल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मिसाइडल केमिकल्स कहते हैं। और ये जो होता है ना, ये क्रीम की फॉर्म में अवेलेबल होगा जिसका कि नाम होगा डेल्फिन। ये जेली की फॉर्म में अवेलेबल होगा जिसका कि नाम होगा परसेप्टिन। ये फोम की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है जिसका कि नाम होता है क्लोरिमिन टी एंड कॉन्टैब। ठीक है ना। ये एक तरह से क्या होता है कि कॉन्टैब जो होता है वो एक टैबलेट की फॉर्म में होता है। उस टैबलेट को वेजाइनल रूट में डाला इंसर्ट किया जाता है, जहां पर कि वो क्या है, एक फोम का, वो जो है डिजोल्व होकर के एक फोम का रूप ले लेता है। और वो फोम क्या करता है, वेजाइनल सर्विक्स के वेजाइना के पास जाकर के, और वो सर्विक्स वाले एरिया में क्या है, वो फोम रिलीज होकर के वहां पर जितने भी स्पर्म की एंट्री होती है उसको क्या कर देता है, मार देता है। ठीक है ना उसका। और वो मारने का उसका तरीका क्या होता है, वो उसके O2 के अपटेक को ब्लॉक करता है। वो उसके O2 के अपटेक को ब्लॉक करता है, या फिर क्या करता है, उसका मेम्ब्रेन रप्चर कर देता है। किसका? स्पर्म का मेम्ब्रेन। हम जानते हैं कि स्पर्म एक सेल है, जैसे ही उसका मेम्ब्रेन रप्चर होगा स्पर्म डाई कर जाएगा। या फिर उसका O2 अपटेक ब्लॉक होगा, तो O2 अपटेक ब्लॉक होने का कारण क्या होगा कि स्पर्म के पास जो माइटोकॉन्ड्रिया वो काम नहीं करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा तो स्पर्म को एनर्जी नहीं मिल पाएगा, और जब एनर्जी नहीं मिल पाएगा तो स्पर्म डाई कर जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से वो स्पर्म को मारने के लिए काम करते हैं, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मिसाइडल कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम बात करें कॉमनली, इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, बोरिक एसिड होता है, सैट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है ना। पोटेशियम परमैंगनेट होता है विच कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज स्पर्म, जो कि स्पर्म को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करता है। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, स्पर्मिसाइड्स कहा जाता है, और ऐसे केमिकल को स्पर्मिसाइडल केमिकल्स कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आईयूडी, या फिर इसी को आईयूसीडी भी कहा जाता है। ठीक है ना। आईयूडी या फिर आईयूसीडी, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज में आता है। इसमें ये इसके टाइप पर डिपेंड करता है कि ये किस टाइप का है, उस हिसाब से। जैसे कि कॉपर रिलीजिंग आईओडी की अगर हम बात करेंगे तो यूजुअली ये लोग ये कैसे होते हैं, ये टी की शेप में होते हैं। इस कारण से आप लोगों ने जो प्रचलित नाम सुन रखा होगा इसका, ये कैसा है, ये कॉपर टी कहलाता है। ठीक है ना ये। और उसके अलावा इसका एक और जो है वो कुछ ऐसा देखने में आता है। इसमें ये थ्रेड होता है जिसके थ्रू क्या होते हैं, कॉपर्स रिलीज होते हैं। ठीक है ना। तो कॉपर रिलीजिंग आयोडी की हम बात करेंगे, इसको और बेहतर तरीके से हम लोग आगे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। और जो ये इनर्ट आयोडी है, ये लिप्स लूप आता है, ये लूप की फॉर्म में होता है। आप देख सकते हैं ये कैसा फॉर्म में है, ये एक लूप की फॉर्म में है, स्पाइरल शेप में है। ठीक है। इसको क्या किया जाता है, यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है, और इसको ये एक ट्रेंड डॉक्टर या फिर ट्रेंड नर्स के सामने में ही हो पाता है। इसमें प्राइवेसी वाली कोई बात नहीं होती, जैसे कि हमने पढ़ा था बैरियर मेथड में, वहां पर जो है वो यूजर की प्राइवेसी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूजर के लिए प्राइवेसी वाली बात नहीं है, ये उसको डॉक्टर के पास जाकर के इम्प्लांट करवाना पड़ेगा, और इसका कुछ टाइम ड्यूरेशन तक इफेक्टिविटी होती है। हम बात करते हैं आईयूडी या फिर आईयूसीडी की। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस या फिर इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है ना। तो कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए जो यूज होने वाला डिवाइस, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, आईयूसीडी कहते हैं। ठीक है ना। मेड अप ऑफ प्लास्टिक, या तो प्लास्टिक का बना हुआ हो सकता है, या फिर मेटल का बना हुआ हो सकता है, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना हुआ हो सकता है। अगर हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट जो आईयूडी यूज किया गया था, वो यूज किया गया था ग्राफेनबर्ग के द्वारा। ग्राफेनबर्ग के द्वारा यूज किया गया था, और वो एजी मेड था, यानी कि चांदी से बना हुआ था। ठीक है ना।
बात समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि नाउअडेज आईडी जो है वो यूजुअली किससे बना होता है, कॉपर या फिर मतलब जो बना होता है वो मेनली किस पर बेस्ड होता है, कॉपर या फिर हार्मोन के रिलीज पर बेस्ड होता है, ठीक है ना। और आजकल जो है देखा जाए तो ये मेटल और प्लास्टिक दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। फेल्योर रेट अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1 से 6% तक इसका फेल्योर रेट होता है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ आईओडी की बात करें तो कॉपर रिलीजिंग आईओडी, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, और एक आईओडी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, इनर्ट आईओडी, ठीक है ना, जो कि इस दोनों में से किसी तरह के नेचर का नहीं होगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं कॉपर रिलीजिंग आईओडी। इसमें बात करते हैं क्या कि इसमें रिलीज क्या होगा, कॉपर रिलीज होगा, यानी कि कॉपर आयन की फॉर्म में रिलीज होगा। ध्यान रखेंगे ये आयंस किस रेट से रिलीज होते हैं, बिल्कुल ही बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होते हैं। कि कैसे रिलीज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होते हैं। और हम बात करेंगे कैसा, लगभग 25 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से, ठीक है ना, 25 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से ये रिलीज होते हैं और 3 to 5 ईयर्स के लिए ये सब इफेक्टिव होते हैं। आइए देखते हैं इसमें अगर हम बात करते हैं क्या यूज होता है, आयनाइज्ड कॉपर यूज होता है जो कि लोकल एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट दिखाता है बाय रिलीजिंग टॉक्सिक साइटोकाइंस। साइटोकाइंस बोले तो क्या, साइटो बोले तो सेल, काइंस बोले तो सेल को काटने वाला, ठीक है ना। तो टॉक्सिक साइटोकाइंस विच सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड देयर एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम, ठीक है ना, जो कि ओवम को फर्टिलाइज करने का जो उसका एबिलिटी है वो उसको सप्रेस कर देता है। और ये लगभग कितने 3 से 5 साल के बाद इसको रिमूव किया जाता है, ठीक है ना। इसमें अगर हम बात करेंगे वैरायटी ऑफ कॉपर टीज, ठीक है ना, इसको यूजुअली कॉपर टी कहा जाता है। और कॉपर टी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कितनी वैरायटीज आती हैं, कॉपर CuT का अगर आपसे बात करें तो ये 380A, 380A और 200, ठीक है ना। CuT 200 की वेरिएंट में आता है और Cu7 आता है। उसके अलावा मल्टीलोड CuT की अगर हम बात करेंगे, मल्टीलोड CuT भी आता है और ये आता है 250 और 375 की रेंज में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी यानी कि ये इस तरह के इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस क्या रिलीज करेंगे, हार्मोन रिलीज करेंगे, ठीक है ना। इंक्लूड्स प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना, जिसमें कि इसका एग्जांपल है कि अगर सिर्फ ये प्रोजेस्टेरॉन वाला है तो प्रोजेस्टाजर्ट, ठीक है। और दूसरा होगा लेवोनॉर्जेस्टेरॉल, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग LNG कहते हैं, और इसका जो एग्जांपल है वो है LNG-20, ठीक है। These devices release small quantities of hormones which suppress endometrial changes in the cervical mucus, ठीक है। उसके अंदर क्या करता है, चेंज ला देता है। इसमें हम लोग और आगे बात करेंगे, ठीक है। Causes the anovulation। एनोव्यूलेशन का मतलब क्या है, चूंकि ये हार्मोन रिलीजिंग है, तो हार्मोन रिलीजिंग क्या करते हैं, ये प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड है और ये क्या करता है, जाकर के इंटरफेयर करता है जो बॉडी के एंडोमेट्रियल चेंजेस हैं और साथ में सर्वाइकल चेंजेस को। और ये कॉज क्या करता है साथ में, एनोव्यूलेशन। एनोव्यूलेशन बोले तो क्या, एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है ना। और या फिर क्या करता है साथ में एक और काम क्या करता है, इनसफिशिएंट ल्यूटियल एक्टिविटी। तो ल्यूटियल एक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो हम जानते हैं कि अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन होता भी है तो क्या नहीं होगा, अगर ल्यूटियल एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, इनसफिशिएंट ल्यूटियल एक्टिविटी, तो इसके कारण से क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है ना। कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कब होता है, जब ग्राफन फॉलिकल रैप्चर होता है, ठीक है ना। ये क्या करेगा कि वहां पर जब ओव्यूलेशन नहीं होने देगा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है इनर्ट आईओडी। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये बना हुआ किससे होता है, पॉलीथीन, और साथ में क्या होता है, बेरियम सल्फेट होता है, BaSO4, और या फिर स्टेनलेस स्टील से मिलकर के बना हुआ होता है। और इसका एग्जांपल है लिप्स लूप, मैं इसका डायग्राम पहले ही बना चुका हूँ, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे इन आईओडीज के बारे में, छोड़ दें किसको, इनर्ट आईओडी को, एक्सेप्ट इनर्ट आईओडी अगर हम बात करेंगे तो ये काम कैसे करते हैं, ये हिस्टोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंज लाते हैं, किसमें, एंडोमेट्रियल थिकनिंग्स में, ठीक है ना, विच हैव गैमेटोटॉक्सिक एंड स्पर्मिसाइडल इफेक्ट। गैमेटोटॉक्सिक होते हैं बोले तो क्या, गैमिट को मारने वाले नेचर के, तो टॉक्सिक मतलब जहरीला गैमिट के लिए, ठीक है ना। और साथ में स्पर्मिसाइडल, वही बात होगी, ठीक है, एक ही बात है। या फिर हम लोग इसको कहें तो साइटोकाइन टाइप का इफेक्ट दिखाता है, बोले तो क्या, स्पर्म को मार देता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हार्मोनल मेथड की। और हार्मोनल मेथड में हम लोग बात करेंगे कि ये
इसमें हार्मोन्स जो है एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया जाता है। दिस इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड, इसको सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड कहा जाता है। हालांकि इसका भी फेल्योर रेट होता है और इसका फेल्योर रेट लगभग 2 से 3% होता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, तो पहला टाइप हम इसमें डिस्कस करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, जिसको कि हम लोग कॉमनली ओरल पिल्स के भी नाम से जानते हैं। दीज आर प्रिपरेशंस कंटेनिंग ईदर प्रोजेस्टिन, प्रोजेस्टिन किसको कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग प्रोजेस्ट्रोजन को, या फिर इसी को सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग पहले प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्ट्रोजन के बारे में जान लीजिए। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये हम लोग नेचुरल प्रोजेस्ट्रोजन को प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन जो है उसको हम लोग नेचुरल प्रोजेस्ट्रोजन कहते हैं, ठीक है। और प्रोजेस्ट्रोजन को हम लोग सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन कह सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों चीजें कोरिलेटिव हैं, बस इसमें अंतर है नेचुरल एंड सिंथेटिक का, ठीक है। तो प्रोजेस्ट्रोजन को जो है हम लोग एक और चीज क्या कह सकते हैं, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, साथ में। या फिर ये अकेले भी यूज हो सकता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, या फिर ये कॉम्बिनेशन में यूज हो सकता है प्रोजेस्ट्रोजन के साथ में एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन जिसको कि हम लोग एस्ट्रोजन भी कहते हैं, चाहे आप इसको इस तरीके से स्पेल करें चाहे इसे इस तरीके से स्पेल करें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पिल्स आर टेकन ओरली, ठीक है ना, फ्रॉम 21 फॉर 21 डे, 21 दिन तक के लिए लिया जाता है। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन का माना जाता है तो शुरुआत के 5 दिन को छोड़ करके 5वें दिन से लेकर के 25वें दिन तक, ठीक है ना, फ्रॉम द 5th डे टू 25th डे, ठीक है। तो इसको 5th डे से लेकर के 25th डे तक 21 दिन तक इसको ओरली लिया जाता है, ठीक है ना। और इसमें बात करते हैं, दिस हेल्प्स इन कीपिंग द हार्मोनल लेवल रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन। ये हार्मोनल लेवल को उस लेवल तक रखता है ताकि ओव्यूलेशन ना हो सके, यानी कि बेसिकली जो ओरल पिल्स हैं वो क्या करती हैं, वो ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका फेल्योर रेट, तो लगभग 2 से 3% का इसका फेल्योर रेट होता है। एक्शन हम बात करते हैं पिल्स के एक्शन की, ये कैसे एक्ट करता है, ठीक है ना। इनहिबिशन करता है ये ओव्यूलेशन का। मैंने आपको बताया कि ये हार्मोनल लेवल को इस लेवल तक रखता है ताकि एफएसएच एंड एलएच जो है वो सप्रेस रहे, और एफएसएच एंड एलएच जो सप्रेस रहेंगे उसके कारण से क्या होगा कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर नहीं होगा। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन नहीं होगा, और साथ में क्या नहीं होगा, साथ में ओव्यूलेशन नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टरेशन इन यूट्राइन एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। यूट्राइन जो एंडोमेट्रियम है उसको क्या करेगा, अनसुटेबल करके रखेगा, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस को भी चेंज करके रखेगा। इंपेयरिंग इन द एबिलिटी टू अलाउ पैसेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। हम जानते हैं कि सर्वाइकल म्यूकस जो है वहां पर जाकर के स्पर्म जो है अपने कैपेसिटेशन को गेन करता है, और वहां से वो क्या करता है, नई एनर्जी के साथ वो ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसको भी वो ब्लॉक करके रखेगा। और लास्ट है इनहिबिशन ऑफ मोटिलिटी एंड सिक्रीटरी अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। तो फैलोपियन ट्यूब के भी सिक्रेटरी, ताकि अगर ओवम रिलीज हो भी जाता है तो ओवम जो है वो ढंग से ट्रांसपोर्ट ना कर पाए थ्रू आउट द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। या फिर हम लोग बात करते हैं ओविडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग ओरल पिल्स के बारे में कि ये दो तरह के होते हैं, कॉम्बाइंड फॉर्म में होते हैं या फिर ये मिनी पिल्स की फॉर्म में होते हैं। कॉम्बाइंड फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो दोनों होता है इसमें एस्ट्रोजन, जिसमें की बात करते हैं खास करके हम लोग इथिनाइल एस्ट्राडायोल, और साथ में क्या यूज होता है इसमें, मेंटेनॉल होता है, ठीक है। और प्रोजेस्टिन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एलएनजी यूज होता है, जिसको कि हम लोग लेवोनॉर्जेस्टेरॉल कहते हैं, या फिर इसे हम लोग इसमें एक और चीज क्या यूज होता है, डेसोजेस्टेरॉल, ठीक है ना। और ये दोनों ध्यान रखेंगे, ये सेम अमाउंट में होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स क्या है। कॉम्बाइंड पिल्स के एग्जांपल्स है माला डी एंड माला एन। इसका पहले बहुत ज्यादा प्रचार किया जाता था फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के तहत, ठीक है ना, 1994। और इसमें हम लोग बात करेंगे ये डेली ओरल पिल्स होते हैं, ये लगातार लिए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें बात करते हैं कि इसमें ये एन ओव्यूलेटरी इफेक्ट दिखाता है, यानी कि ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करने वाला, ठीक है ना। एन ओव्यूलेटरी इफेक्ट दिखाता है बाय ब्लॉकिंग द पिट्यूटरी सिक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं, ठीक है। मिनी पिल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टिन यानी कि सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, बोले तो क्या प्रोजेस्ट्रोजन, उसको यूज किया जाता है। इसमें कोई किसी भी तरीके से एस्ट्रोजन का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। इट शुड बी टेकन डेली विदाउट ब्रेक। और इसमें एग्जांपल क्या आ जाता है, पीओपी। पीओपी बोले तो क्या, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल,
ठीक है ना। इसको इन शॉर्ट में क्या कहा जाता है, पीओपी भी कहा जाता है, ठीक है। नोट यहाँ पर याद ध्यान रखें कि जितने भी बातों को मैं नोट में लिखता हूँ ये आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें कि एक आपका जो पूछा गया है सहेली, ठीक है ना, सहेली के बारे में आपसे पूछा जाता है ये कैसा प्रिपरेशन होता है, तो ध्यान रखेंगे इसमें किसी भी तरह के स्टेरॉइड का यूज नहीं होता है। जैसे कि आप प्रोजेस्टेरॉन बात करते हैं, चाहे एस्ट्रोजन बात करते हैं, चाहे एस्ट्रोडायल बात कर लो, प्रोजेस्टेरॉन के और भी जो सिंथेटिक फॉर्म्स है सारे के सारे क्या है, स्टेरॉइडल हार्मोन्स है। हार्मोन्स यूजुअली दो तरह के होते हैं, प्रोटीन हार्मोन और स्टेरॉइडल हार्मोन्स। स्टेरॉइडल हार्मोन्स को हम लोग क्या कहते हैं, जो लिपिड से बने हुए हार्मोन होते हैं उसको हम लोग स्टेरॉइडल हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग बात करते हैं ये नॉन स्टेरॉइडल होते हैं, इसमें किसी भी तरह के स्टेरॉइड का यूज नहीं होता है और ये एक सप्ताह पर लिए जाते हैं, यानी कि ये वीकली पिल्स होते हैं। इधर जो हमने कॉम्बाइंड और ये जो बात किया ये डेली ओरल पिल्स थे, जबकि सहेली जो है वो वीकली लिए जाने वाला पिल है। और हम बात करते हैं इसमें गॉसिपॉल की, ठीक है ना, गॉसिपॉल जिसका कि केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ, C30H30O8, ठीक है ना। इसको ऑब्टेन किया जाता है कॉटन सीड से, और कॉटन सीड में जो ये गॉसिपॉल मिलता है, इस गॉसिपॉल का मैन पर, ह्यूमन के मतलब मेल पर जो है इसका कैसा इफेक्ट होता है, इसका भी कॉन्सेप्शन में आता है रोल, ठीक है ना। तो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। ध्यान रखेंगे कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, कॉटन सीड से यूज इसको ऑब्टेन किया जाता है। एम्स में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव को हम लोग, और इसको जो है ना बहुत बार डेपो प्रोवेरा की तरह भी पूछा जा चुका है, जिसका कि पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, डिपॉट मेड्रोक्सी, देखिएगा इसका पूरा फुल फॉर्म होगा डिपॉट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, जिसको कि DMPA भी कहा जाता है, ठीक है, डिपॉट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, ठीक है। मेरे साथ इसको रिपीट कीजिए आप लोग, डिपॉट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन और एसीटेट, ठीक है ना, DMPA। इसकी अगर हम बात करते हैं इसकी इफेक्टिविटी कितनी होती है, लगभग 3 मंथ की इसकी इफेक्टिविटी होती है। ध्यान रखेंगे कि जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो दो तरीके से यूज किए जाते हैं, या तो वो सिंगली यूज की जा सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बात किया कि आर यूज्ड सिंगली, ठीक है, चाहे इसको चाहे इसको, ये दोनों सिंगल यूज में आने वाले हैं, मतलब कि एक बार में सिर्फ एक ही यूज होगा, ठीक है ना, इसमें एक ही फॉर्म यूज होता है। ये जैसे कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन वाला है, और इसमें अगर हम बात करेंगे तो नॉरएथिस्टेरॉन यूज होता है, नॉरएथिस्टेरॉन एनेंथेट, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, नेट EN कहते हैं, ठीक है, नॉरएथिस्टेरॉन एनेंथेट, और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, नेट EN कहते हैं। और इसकी इफेक्टिविटी कितनी होती है, लगभग 2 मंथ्स की इफेक्टिविटी इसकी होती है। और इसके अगर हम लोग कॉम्बाइंड फॉर्म में बात करेंगे, अगर सिंगली यूज करते हैं, सिंगल एक तरह का अगर हम हार्मोन यूज करते हैं तो उसको सिंगल यूज वाला कहेंगे, ठीक है ना। और अगर कॉम्बाइंड फॉर्म वाला कहते हैं तो कॉम्बाइंड फॉर्म में आ जाता है साइक्लोफेन एंड मेसिग्नो, ठीक है। तो इस दोनों को एक साथ मिला करके यूज किया जाता है। साइक्लोफेन में मेनली क्या यूज होता है, MPA। ये MPA क्या है, अभी आपने बताया डेपो प्रोवेरा, ठीक है, DMPA बताया, अभी MPA क्या है, MPA भी वही है, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, ठीक है ना। तो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, और बात करते हैं इसमें साथ में मेसिग्नो जो कि एस्ट्राडायोल कॉम्बिनेशन होता है, इस दोनों को साथ में मिलाकर के यूज किया जाता है। और ये वंस एवरी मंथ, यानी कि इसकी इफेक्टिविटी कितनी होगी, 1 महीने की होगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इम्प्लांट्स के बारे में, ठीक है। इम्प्लांट्स नाम से ही क्लियर है कि इसको किसी जगह पर इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है ना। हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस इम्प्लांटेड सबडर्मली, सबडर्मली मतलब डर्मिस के जस्ट नीचे, ठीक है ना, सबडर्मली, फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन। ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसका फेल्योर रेट की अगर हम बात करें तो लेस देन 1% होता है, 1% से भी कम फेल्योर रेट होता है इसका। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहला टाइप आ जाता है नॉर प्लांट। नॉर प्लांट में जो होता है प्रोजेस्टिन ओनली डिवाइस होता है, हैविंग 6 स्मॉल सिलिकॉन कैप्सूल्स, ठीक है ना। और इसको किस मैनर में यूज किया जाता है, फैन शेप्ड मैनर में क्या किया जाता है, स्किन के नीचे, ठीक है ना, स्किन के नीचे, खास करके कहां पर, अपर आर्म में, अपर आर्म में स्किन के नीचे इसको फैन शेप्ड मैनर में क्या किया जाता है, अरेंज करके इसको इम्प्लांट किया जाता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से फैन शेप्ड मैनर में इसको क्या किया जाता है, इसको लगाया जाता है। इसकी इफेक्टिविटी अगर हम बात करें तो लगभग 3 साल के लिए ये इफेक्टिव होता है। और दूसरा जो टाइप होता है उसका नाम है इम्प्लानोन, ठीक है, इम्प्लानोन नाम है, और इसमें यूज होता है 3 कीटो डेसोजेस्ट्रल, ठीक है, 3 कीटो डेसोजेस्ट्रल। और इसका इसमें भी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टिन होता है। इसकी भी इफेक्टिविटी लगभग 3 साल की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, ठीक है ना। इमरजेंसी अगर हम बात करते हैं कि ये ट्रीटमेंट होता है किसके लिए, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए हो सकता है, साथ में अगर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, रेप जैसे केसेस हुए हैं उसके लिए, या फिर अगर कोई फैमिली प्लानिंग के तहत
पिल्स को लेना मिस कर गया है, भूल गया है, उसके लिए मिस्ड पिल्स के लिए एंड अदर रीजंस विच हैव रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है ना। अनवांटेड प्रेगनेंसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जितने भी तरह की अनवांटेड प्रेगनेंसी वाली बात होती है वहां पर इसको अबॉर्ट करने के लिए, वहां पर क्या है कि इसको अवॉइड करने के लिए, अनवांटेड कॉन्सेप्शन को अवॉइड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करते हैं। इसमें क्या आ जाता है, ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग आफ्टर पिल। क्यों कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि रात में मिस्टेक हो गया और सुबह जाके याद आया, ओ शिट ये क्या हो गया, इसलिए सुबह याद आने के साथ हमने क्या किया, वो मेडिसिन ले लिया, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, इस कारण से इसको मॉर्निंग आफ्टर पिल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, ऑल्सो अवेलेबल अंडर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम सिंस 2002, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, यूज्ड विद इन 72 आवर्स, ठीक है। इसको 72 घंटे के अंदर लेना होता है आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अगर हम अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बारे में बात करते हैं, अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर इसको 72 घंटे के अंदर लिया जाता है, ताकि इसकी इफेक्टिविटी, आप इसको जितनी जल्दी लेंगे इसकी इफेक्टिविटी उतनी बेहतर रहती है। जितना लेट से लेंगे, अगर मान लीजिए 70वें घंटे पर जाकर के, उसकी इफेक्टिविटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। इम्प्लांटेशन को ये क्या करता है, ये ध्यान रखेंगे, ये क्या करता है, ये मेनली इम्प्लांटेशन को अवॉइड करता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल अगर हम देखेंगे इमरजेंसी वाले में, तो इसमें क्या आ जाएगा, पिल्स आ जाएंगे, जिसमें कि आई पिल आता है, नाम आप लोगों ने सुना होगा। अनवांटेड 72 आता है, इस सब के एड्स जो हैं वो टीवी पर आते रहते हैं। उसके अलावा नोरल और नॉर्गैनोन, और सबसे लास्ट में एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ओवीडॉन, ओवम का डॉन, ठीक है ना, ओविमडॉन। और एक और आ जाता है क्या, आईयूडी। ये आईयूडी उस आईयूडी से थोड़ा डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि ये इमरजेंसी के टाइम पर लिया जाने वाला है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एंटी प्रोजेस्टेरॉन का यूज करते हैं पिल का, जिसमें कि मेनली क्या यूज होता है, मेफिप्रेस्टोन, ठीक है ना। मेफिप्रेस्टोन इसमें मेनली यूज होता है, हम आपको आगे बताएंगे। इसके साथ में एक और कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, लेकिन उसको हम लोग इंड्यूस्ड अबॉर्शन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ओनली सिंगल एक प्रोजेस्टेरॉन, एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल का जो यूज किया जाता है, जिसमें कि क्या यूज होता है, मेफिप्रेस्टोन, ठीक है ना, या फिर नॉरएथिंड्रोन, नॉरएथिंड्रोन, ठीक है। इट इज अ सिंगल पिल ट्रीटमेंट, ठीक है ना, एक पिल से इसका ट्रीटमेंट होता है, और ये भी 72 आवर्स के अंदर लिया जाता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो इंसर्टेड थ्रू विजाइना, इस पिल को विजाइना के थ्रू इंसर्ट किया जाता है विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। इस पर आप लोग फोकस करेंगे कि ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो भी इम्प्लांट नहीं हो पाए, उसके लिए क्या किया जाता है कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम को ये अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन बना देता है, और इस कारण से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, और इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, इमरजेंसी पिल कहा जाता है। जैसे सपोज करें कि उसको जिस कपल ने इस तरह से अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया या फिर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, उसमें हुआ क्या, ऐसे केस में कि मान लीजिए कि उसका वो ड्यूरेशन वाला टाइम था जिसको कि अवॉइड किया जाना था। जैसे कि हमने बताया था कि 10 से लेकर के 17th डे वाला जो टाइम होता है उसको अवॉइड, और मान लीजिए कि उसी ड्यूरेशन में ये चीज हुआ है, तो उस पर क्या किया जाएगा, ये 72 घंटे के अंदर इसको लिया जाएगा, ताकि इम्प्लांटेशन ना हो पाए। फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो इम्प्लांटेशन ना हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें नंबर ई जो आएगा हार्मोनल मेथड में, वो है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ये भी हार्मोनल मेथड का ही टाइप है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इट रेफर्स टू प्रीमैच्योर एक्सपल्जन, एक्सपल्जन, प्रीमैच्योर एक्सपल्जन ऑफ द कंसेप्शन, ठीक है ना, कंसेप्शन हो चुका है, ठीक है ना। देखिए हम लोग इसको एक सीक्वेंस की फॉर्म में देखेंगे। शुरुआत में हम लोग पिल्स पर जब थे, या फिर जब हम लोग बैरियर मेथड पे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फर्टिलाइजेशन को ही प्रिवेंट कर रहे थे। बाद में हमने फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो किसी तरीके से इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करने लग गए। जब इम्प्लांटेशन भी हो जा रहा है तो ये इंड्यूस्ड अबॉर्शन का सहारा लेते हैं, और यहाँ पर क्या किया जाता है, जो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो है, यानी कि कंसेप्शन हो चुका है उसके बाद का, उसको हम लोग अबॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड द ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द uterus, or the products of the uterus usually before the 75th day of pregnancy। 75 दिन तक के प्रेगनेंसी को इससे अबॉर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे इसमें एग्जांपल्स की, तो पहला एग्जांपल आ जा रहा है हमारा सीधा RU486, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, मेफिप्रेस्टोन भी कहते हैं। इसमें मेफिप्रेस्टोन का कंपोजिशन यूज होता है। ये 95% इफेक्टिव है अगेंस्ट द फर्स्ट 63 डेज ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है ना, लगभग 63 दिन के प्रेगनेंसी तक के में ये सेफ है। उसमें क्या करता है, ये एम्ब्रियो को एक्सरसाइज करके एक्सपल्स करके बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग
जो हार्मोनल मेथड हमारा यहाँ तक में खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग टर्मिनल मेथड भी कहते हैं ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है ना, ये फैमिली प्लानिंग के अंदर आ जाता है। और इसको हम लोग स्टेरलाइजेशन मेथड भी कहते हैं, इसको परमानेंट हम लोग मेथड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें परमानेंटली ब्लॉक किया जा सकता है किसको, फर्टिलाइजेशन को, ठीक है ना। हर हालांकि इसमें हम बात करते हैं क्या, चूंकि ये परमानेंट है, और स्टेरिलाइजेशन की हम बात करते हैं यानी कि स्टरलिटी वाली इफेक्ट वाली बात है, तो यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे क्या, इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। हालांकि नाउ डेज अगर हम बात करेंगे तो इसकी रिवर्सिबिलिटी होने के चांसेस थोड़े बहुत हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे तो रिवर्सिबिलिटी क्या है, पुअर है, ठीक है ना। ऑपरेटिव इसमें प्रोसीड्यूर को यूज किया जाता है, इसमें सर्जिकल प्रोसीड्यूर को यूज किया जाता है। आजकल कुछ कुछ केस में सर्जिकल प्रोसीड्यूर नहीं भी यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी अभी तक जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑपरेटिव प्रोसीड्यूर इसमें यूज किया जाता है। सर्जिकली क्या किया जाता है, मेल के अंदर जो वेस्ट डिफरेंस होता है उसको कट करके उसको टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। आप अपने एनसीईआरटी में इसका क्लियर कट डायग्राम देख सकते हैं। और फीमेल के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो फीमेल के अंदर इसको ओविडक्ट को क्या किया जाता है, कट करके टाई कर दिया जाता है। 1 सेंटीमीटर का दोनों के बीच में गैप रखा जाता है ताकि ये दोनों आपस में वापस न जुड़ जाए, ठीक है ना। अगर ये ओविडक्ट है तो इसको काट करके और इस तरह से करके और यहाँ पर इसको टाई कर दिया जाए। अगर ये दोनों ओविडक्ट मान लीजिए कि ये एकदम जॉइंट है, इसको कट किया जाएगा और इस दोनों को इस तरह से टाई कर दिया जाएगा और इतना स्पेस रखा जाएगा इसके बीच में, ठीक है ना। अगर ये वेस्ट डिफरेंस भी है तो भी इसमें ये, और इसको इस तरीके से यहाँ पर बांधा जाएगा, ठीक है ना। हम इसका डायग्राम बना करके आगे देख लेंगे। which blocks the passage of the semen। हम चूंकि जानते हैं कि एपिडिडाइमिस में स्पर्म मैच्योर हो रहा है और वो वेस्ट डिफरेंस के थ्रू कहाँ पर जाएगा, सेमिनल वेसिकल के थ्रू सीमेन का सारा मटेरियल कलेक्ट करते हुए यूरेथ्रा की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्या करेगा कि मेल में इसके पैसेज ऑफ स्पर्म को ब्लॉक करेगा और ओवा के पैसेज को ब्लॉक करेगा किसमें, फीमेल में। क्यों? क्योंकि क्या कट किया गया, ओविडक्ट कट किया गया, ठीक है। और मेल में चूंकि इसको वेस्ट डिफरेंस को कट किया जाता है इसीलिए वहां पर इसको वेसेक्टोमी कहा जाता है, और फीमेल में चूंकि फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है इसीलिए इसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, ठीक है ना। आते हैं वेसेक्टोमी पे, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं कि ये टेस्टिस है और इस जगह पर ये हम क्या देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं ये टेस्टिस है और ये एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस के बाद ये जो पोर्शन हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये वेस्ट डिफरेंस है, ठीक है ना। वेस्ट डिफरेंस है, हम जानते हैं कि ये वेस्ट डिफरेंस जाके आगे जाकर के कहाँ पर दिखेगा हमें, ये रहा सेमिनल वेसिकल, इसके साथ जाकर के ये एम्पुला बनाएगा। एम्पुला के बाद ये होते हुए किसमें, यूरेथ्रा में। इधर से भी एक और एम्पुला आएगा और फाइनली ये यूरेथ्रा में ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने क्या बनाया है, ये बनाया है मैंने यूरेथ्रा। ये सेमिनल वेसिकल है, ये क्या है, ये वेस्ट डिफरेंस है, ये वेस्ट डिफरेंस है। ये क्या है, ये एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस। और ये क्या है, ये टेस्टिस है, ठीक है ना। ये टेस्टिस है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इसको क्या किया जाता है, इसको कट किया जाता है, ठीक है ना। कट किया जाता है और कट करने के बाद क्या किया जाता है, इसको इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करके और यहाँ पर देखेंगे कि इसको टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ये देखिए इसको भी क्या किया जाएगा, इसको भी इस तरीके से कट किया जाएगा और यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा, बांध दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये वेस्ट डिफरेंस को कट लगाया है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी, ठीक है ना। ये मेल के अंदर सर्जिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन के अंदर आता है। इसमें वेस्ट डिफरेंस को ब्लॉक किया जाता है बाय कटिंग एंड ऑक्लूडिंग। ऑक्लूडिंग को मतलब बांधना, टाई करना, ठीक है, ऑक्लूडिंग या फिर टाइंग, ठीक है ना। देम सो दैट द स्पर्म्स आर अनेबल टू पास डाउन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पास नहीं हो सके, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वैसेक्टोमी कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी की, ये फैलोपियन ट्यूब की तरफ जा रहा है, ये फैलोपियन ट्यूब की तरफ जा रहा है। और ये जो हम देख रहे हैं, ये जो फैलोपियन ट्यूब की तरफ जा रहा है, ये मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने ये क्या देखा, ये देखा इन्फंडिबुलम,
ये हमने देखा इनफंडिबुलम, ठीक है ना, ये इनफंडिबुलम, और यहाँ पर है ये ओबड़ी जो कि यहाँ पर इससे ब्रॉड लिगामेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसको ये हम जानते हैं कि ये सर्विक्स एरिया और ये वेजाइनल एरिया है, ठीक है ना, ये वेजाइनल एरिया है और ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ये ओवरी है, ओवरी है, ये इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, ये क्या हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, या फिर इसे ही हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसको भी इसी तरीके से सिमिलरली जैसे कि वहां पर हम देख रहे थे, इसको भी कट किया जाएगा और टाई किया जाएगा, ठीक है ना, इसको भी कट किया जाएगा और टाई किया जाएगा, यहाँ पर बांध दिया जाएगा। देखिए ट्यूबेक्टमी, सर्जिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन फीमेल बोथ दी फैलोपियन ट्यूब्स, दोनों ही तरफ किए जाते हैं, ये भी दोनों तरफ किया जाएगा, मैंने सिर्फ एक तरफ करके आपको दिखाया है, ठीक है ना। बोथ दी फैलोपियन ट्यूब्स आर एक्साइज्ड, मतलब काट जाता है, एंड लाइगेटेड मतलब बांध दिया जाता है, टू ब्लॉक द पैसेज ऑफ ओवम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी, ठीक है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। टोमी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सर्जिकली कट करना, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टोमी कहते हैं, ठीक है। तो वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं इक्टोमी की, देखिए दो तरह की बातें होती हैं, और टोमी और इक्टोमी, ठीक है ना, ये देखिए TOMY, टोमी एंड इक्टोमी, ठीक है। टोमी का मतलब होता है किसी भी चीज को सर्जिकली कट करके बाहर निकालना, ठीक है, सर्जिकली कट करके बाहर निकालना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोमी कहते हैं। और इक्टोमी जब वर्ड आ रहा है तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को सर्जिकली कट करना, वहां पर वहीं पर कट करके वहीं पर हमने छोड़ दिया, तो वहां पर इक्टोमी वर्ड होता है। एक और वर्ड होता है ओस्टोमी, ओस्टोमी, इसका मतलब होता है कहीं पर सर्जिकली कट करके एक ओपनिंग बनाना, ठीक है ना। इन तीनों वर्ड को हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, टोमी, इक्टोमी एंड ओस्टोमी। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, इक्टोमी, वैस इक्टोमी एंड ट्यूब इक्टोमी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे MTP, लेकिन आज के लिए ये सेशन मैं यहीं पर रख रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग को जो भी बातें इसमें अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम हुई है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और अपने दोस्तों से बताएंगे इस बारे में, और जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो उसके बारे में कमेंट में एक बार दें। आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।